हिंद महासागर के नीले विस्तार में भारत के तमिलनाडु तट के पास रामेश्वर से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक लगभग 48 किलोमीटर लंबी एक उथली पत्थरों और बालू की श्रृंखला दिखाई देती है। यह संरचना मानचित्रों में आदम ब्रिज के नाम से दर्ज है, जबकि भारत में इसे राम सेतु कहा जाता है। पहली नज़र में यह एक साधारण भूगर्भीय संरचना लग सकती है, लेकिन सदियों से यह स्थान केवल भौगोलिक संरचना नहीं रहा। यह आस्था, इतिहास, राजनीति और विज्ञान के टकराव का केंद्र बन चुका है। राम सेतु दरअसल रेत के ढीले प्रवाल भित्तियों और चूना पत्थर की उथली श्रृंखला है। यह पानी के भीतर अधिकतर 1 से 10 मीटर की गहराई पर फैली हुई है। ब्रिटिश काल में 1804 के सर्वेक्षण में इसे आदम ब्रिज नाम दिया गया। उस समय यह नावों के लिए बाधा माना जाता था, क्योंकि बड़े जहाज इस क्षेत्र से नहीं गुजर सकते थे। लेकिन भारत में इसका सांस्कृतिक महत्व इससे कई गहरा है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करने के लिए एक सेतु का निर्माण कराया था। कथा के अनुसार नल और नील नामक वानरों ने पत्थरों को समुद्र में डालकर यह पुल बनाया। तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य कई क्षेत्रीय रामायणों में भी इस सेतु का उल्लेख मिलता है। रामेश्वरम आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और स्थानीय परंपराओं में माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां से सेतु का निर्माण शुरू हुआ। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन क्या वह वर्णन ऐतिहासिक और भौतिक प्रमाणों से मेल खाता है? यही वह प्रश्न है जहां से विज्ञान और आस्था का टकराव शुरू होता है। 2002 में नासा की सैटेलाइट तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई। तस्वीरों में समुद्र के भीतर एक स्पष्ट पथरीली रेखा दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि नासा ने इसे ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर बताया है, लेकिन नासा ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया कि सैटेलाइट तस्वीरें केवल प्राकृतिक संरचना को दिखाती है। इनसे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह मानव निर्मित है। नासा ने कभी आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा कि राम सेतु मानव निर्मित पुल है। यह तथ्य अक्सर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और कई समुद्र वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया है। कुछ मुख्य निष्कर्ष: यह क्षेत्र प्रवाल भित्तियों और रेत के ढीलों का प्राकृतिक समूह है। समुद्र का स्तर हजारों वर्षों में बदलता रहता है। संभव है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र अधिक उथला या आंशिक रूप से जमीन से जुड़ा रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नेचुरल सैंडबैग फॉर्मेशन है, जो समुद्री धाराओं और तलछट से बना है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी संकेत दिया कि यह क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं जो स्थानीय भूगर्भीय संरचना से मेल नहीं खाती। यह तर्क अक्सर मानव हस्तक्षेप की संभावना को बढ़ावा देता है, हालांकि इसका ठोस वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। मध्यकालीन अरब और यूरोपीय मानचित्रों में इस संरचना का उल्लेख मिलता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के नक्शों में यह क्षेत्र एक उथली भूमिपट्टी के रूप में दिखाया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कभी कभी कम ज्वार के समय लोग पैदल पार भी कर सकते थे, लेकिन यह दावे कितने विश्वसनीय है, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रमम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका उद्देश्य था इस क्षेत्र में एक नौवहन चैनल बनाया ताकि जहाज़ों को श्रीलंका के चारों ओर घूमकर न जाना पड़े। यही से विवाद तेज हो गया। कुछ धार्मिक संगठनों ने कहा यह राम सेतु को तोड़ने जैसा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सरकार ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं। इस बयान के बाद देश भर में
भारी विरोध हुआ और सरकार को अपना हलफनामा वापस लेना पड़ा। यही से यह मुद्दा सिर्फ भूगर्भीय नहीं बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक बन गया। राम सेतु क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न संरचनाओं से बना है: रेत के टीले, प्रवाल भिंतियां, चूना पत्थर, सेल टुकड़े। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) ने इस क्षेत्र में कई अध्ययन किए। वैज्ञानिकों के प्रमुख निष्कर्ष: यह क्षेत्र समुद्री धाराओं द्वारा लाए गए तलछट से बना हो सकता है। यहाँ की संरचना टोम्बोलो फॉर्मेशन जैसी लगती है, जब समुद्री धाराएं दो भूमि क्षेत्रों के बीच रेत और चट्टानों को जमा करती है। समुद्र का स्तर पिछले 7,000 से 18,000 वर्षों में कई बार बदलता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमयुग के बाद समुद्र स्तर बढ़ने से यह क्षेत्र जलमग्न हो गया। राम सेतु से जुड़े कई दावे कार्बन डेटिंग को लेकर सामने आए। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि सेतु क्षेत्र में पाए गए कुछ पत्थर लगभग 3,500 से 7,000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बिंदु है: कार्बन डेटिंग सीधे पत्थरों पर लागू नहीं होती, यह केवल जैविक पदार्थ पर लागू होती है। इसलिए यदि प्रवाल का नमूना लिया जाता है तो उसकी उम्र उस समय की होगी जब वह जीवित था। यह जरूरी नहीं कि वह पुल निर्माण का समय हो। यही से भ्रम पैदा होता है। रामेश्वरम क्षेत्र में कुछ पत्थर पानी पर तैरते दिखाई देते हैं। इन्हें कई लोग राम सेतु का प्रमाण मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्या है? इनमें से अधिकांश पत्थर पुमिक स्टोन जैसे होते हैं। पुमिक एक ज्वालामुखीय पत्थर है जिसमें हवा के बुलबुले फंसे रहते हैं, इसलिए वह पानी पर तैर सकते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन समुद्री धाराएं ऐसे पत्थर दूर दराज क्षेत्रों से ला सकती है। कई मामलों में तैरते पत्थर वास्तव में हल्के छिद्र युक्त चूना पत्थर भी पाए गए हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है, तैरना अपने आप में मानव निर्माण का प्रमाण नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेजरी से इस क्षेत्र का अध्ययन किया। चित्रों में स्पष्ट रूप से एक रेखीय संरचना दिखाई देती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह लीनियर नेचुरल फॉर्मेशन भी हो सकती है। जियोलॉजिकल पैटर्न एनालिसिस के अनुसार समुद्री धाराएं अक्सर सीधी या अर्ध सीधी रेखाओं में तलछट जमा कर सकती है। यह संरचना पूरी तरह समरूप यूनिफॉर्म नहीं है, जो मानव निर्माण में अपेक्षित होता है। यहाँ विज्ञान सावधानी बरतता है। वह कहता है, अभी तक मानव निर्माण का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने अदालत में कहा था कि राम सेतु को मानव निर्मित सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पुरातत्वीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह बयान विवाद का कारण बना, लेकिन ASI का काम केवल भौतिक प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष देता है। धार्मिक मान्यताएं उनके दायरे से बाहर है। अब एक संतुलित दृष्टिकोण। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं का तर्क है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र अधिक उथला था। संभव है कि मानवों ने प्राकृतिक संरचना को मजबूत किया हो। यह कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं बल्कि मॉडिफाइड नेचुरल फॉर्मेशन भी हो सकती है। लेकिन अब तक इस सिद्धांत के समर्थन में कोई निर्णायक खुदाई या संरचनात्मक साक्ष्य सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 18,000 वर्ष पहले समुद्र का स्तर आज की तुलना में काफी कम था। धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलने से जल स्तर बढ़ा। संभव है कि भारत और श्रीलंका के बीच भूमि संपर्क आंशिक रूप से मौजूद रहा हो। यह तथ्य पूरी दुनिया में कई स्थानों पर प्रमाणित है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह रामायण का सेतु है। यह केवल भूगर्भीय संभावना है। विज्ञान प्रमाण चाहता है और समुद्र के नीचे प्रमाण खोजना आसान नहीं है। तेज समुद्री धाराएं,
तलछट की परतें, जैविक गतिविधि, ये सब प्राचीन संरचनाओं को बदल सकती है। इसलिए कई बार एब्सेंस ऑफ एविडेंस का अर्थ एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं होता। 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट SSCP को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य था भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच जहाज़ों की दूरी कम करना, श्रीलंका के चारों ओर घूमने की आवश्यकता खत्म करना, ईंधन और समय की बचत, दक्षिण भारत के बंदरगाहों का विकास। इस योजना के तहत राम सेतु क्षेत्र में समुद्र को गहरा करने का प्रस्ताव था। सरकार का तर्क था यह पूरी तरह आर्थिक और राजनीतिक परियोजना है, लेकिन यहीं से विरोध शुरू हुआ। कई हिंदू संगठनों और साधु संतों ने कहा यह केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं बल्कि भगवान राम द्वारा निर्मित सेतु है। इसे तोड़ना करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना है। देश भर में प्रदर्शन हुए, राम सेतु बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। इस मुद्दे ने धार्मिक भावनाओं को गहराई से प्रभावित किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने मांग की राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, परियोजना को रोका जाए। 2007 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। उस हलफनामे में कहा गया रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं। राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह बयान देश भर में भारी विवाद का कारण बना। हलफनामे के बाद संसद में हंगामा हुआ, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। कई राजनीतिक दलों ने सरकार पर हमला बोला। सरकार को अपना हलफनामा वापस लेना पड़ा। यह घटना दिखाती है कि राम सेतु अब केवल भूगर्भीय या धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, यह राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन चुका था। इस विवाद में एक तीसरा पक्ष भी था, पर्यावरणविदी। उनका कहना था यह क्षेत्र समुद्री जैव विविधता से भरपूर है। ड्रेजिंग से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो सकती है, समुद्री धाराओं का संतुलन बिगड़ सकता है, सुनामी जैसी आपदाओं को प्रभाव बदल सकते हैं। 2004 की सुनामी के बाद कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि राम सेतु जैसी संरचनाएं प्राकृतिक अवरोध का काम कर सकती है। हालांकि इस दावे पर भी मनोवैज्ञानिक मतभेद है। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक नहीं लगाई, लेकिन सरकार ने वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने को कहा। आज तक यह परियोजना पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। राम सेतु अब भी वही है, न पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, न पूरी तरह राजनीतिक रूप से समाप्त। यह विवाद एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है, क्या विकास के लिए आस्था को अनदेखा किया जा सकता है, या क्या हर धार्मिक स्थल को विकास से ऊपर रखा जाना चाहिए। भारत जैसे विविध देश में यह प्रश्न अत्यंत जटिल है। टीवी डिबेट्स में यह मुद्दा बार बार उछाला गया। सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी वायरल हुई। कुछ ने इसे नासा ने प्रमाणित किया हुआ पुल बताया, कुछ ने इसे सिर्फ प्राकृतिक संरचना कहकर खारिज कर दिया। सच्चाई बीच में कहीं खोती हुई दिखी। विज्ञान निर्णायक प्रमाण नहीं दे पाया, आस्था इसे पवित्र मानती है, राजनीति ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, पर्यावरणविद अपनी चिंता जता रहे हैं। राम सेतु अब केवल समुद्र के नीचे पत्थरों की श्रृंखला नहीं है, यह भारत की पहचान, भावनाओं और आधुनिक विकास की